हेलो बच्चों। आज हम लोग फिर से आपको कक्षा 10 के नए लेसन फिजिक्स के पहले लेसन प्रकाश के परावर्तन के रिवीजन का शुरू करेंगे। ठीक है। हालांकि हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बोर्ड के परीक्षा के लिए रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोर्ड के परीक्षा के लिए रिवीजन कर रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहला लेसन हम लोग का क्या है रिवीजन में? प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अब जैसा कि इसमें पहला आप नाम समझ रहे हैं प्रकाश। एक्चुअली प्रकाश होता क्या है? ठीक है। देखिए, आपने पहले से यह बात जानते होंगे कि अगर हमें किसी वस्तु को देखना होता है तो देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अगर वस्तु अंधेरे में है तो हम किसी प्रकाशित स्रोत को जलाते हैं। किसको जलाते हैं? प्रकाशित स्रोत को जलाते हैं। जैसे या तो बल्ब हुआ या फिर मोमबत्ती हुई, ऐसी चीज़ों को जलाते हैं। और जब जलाते हैं तो उससे निकलने वाले प्रकाश जब उस वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु से परावर्तित होकर हम लोग के आंखों पर आती है। जब हमारी आंखों पर आती है तो वह वस्तु हमको क्या करती है? दिखाई देती है। वस्तु हमको क्या करती है? दिखाई देती है। मतलब क्या है कि प्रकाश जो होता है एक ऐसा संवेदी विकिरण है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। बिना प्रकाश का हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं सकते। हालांकि यह वस्तुओं को देखने में सहायता तो प्रदान करता है, लेकिन यह खुद ही दिखाई नहीं देता है। खुद दिखाई नहीं देता है। ठीक है। और इसके बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि यह सीधी रेखा में चलता है। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ होती है। और साथ साथ में इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है यह लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। ठीक है। अगर कोई वस्तु द्रव्य किस्म का है तो उसमें इसकी चाल से थोड़ी सी कम चाल होती है। ठीक है। थोड़ी कम चाल होती है। जैसे अगर यह निर्वात में चलती है तो निर्वात में इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन यही अगर पानी में हो, हवा में हो, गैस में हो, ठोस, हालांकि ठोस ठोस में हो, तो इसकी तुलना में थोड़ी कम चलती है, लेकिन उसमें भी ट्रेवल करती है। ठीक है। अब देखिए, हम लोग को सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम लोग को आखिर में इसमें पढ़ना क्या है? पढ़ना इसमें क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन कैसे पढ़ना है? देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर आकर गिरती है और गिरने के पश्चात पुनः उसी रास्ते में लौट जाती है। पुनः उसी रास्ते में क्या होती है? लौट जाती है, या उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यह कोई एक वस्तु है। इस वस्तु पर प्रकाश किरणें इधर से आई और पुनः इसी माध्यम में लौट गई, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अब देखिए, इस प्रकाश के परावर्तन संबंधित कुछ नियम है। नियम देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ परिभाषा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जो यह प्रकाश किरणें आती है ना, इस प्रकाश किरणों को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। जो इस तल पर पड़ने के बाद, जिस तल पर यह पड़ती है, इसको आपतन तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन। आपतन तल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपतन तल कहा जाता है। और इस तल पर पड़ने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इन किरणों को हम लोग कहते हैं परावर्तन की परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं।
समझ में बात आ रही है? ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी परावर्तित किरण है, और इसको बोलते हैं हम लोग आपतन तल। ठीक है। अब अगर हम लोग आपतन तल पर लंब डाल दें तो इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। हालांकि इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रे, और इसको कहा जाता है नॉर्मल। क्या कहा जाता है? नॉर्मल। ठीक है। अब इसी पे जो है परावर्तन के नियम होते हैं। क्या होते हैं? देखिए, परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के कितने नियम है? परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम देखिए क्या कहता है कि इसी पर समझिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। किसमें होते हैं? एक ही तल में होते हैं। देखिए यह क्या है, एक यह तल है और एक नीचे वाला तल है। ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। यही पहला नियम है। फिर से एक बार समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन तल पे डाला गया या आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको लिख सकते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों, तीनों एक ही तल में होते हैं, में होते हैं। हालांकि अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु पर डालना चाहिए। किस पर डालना होगा? आपतन बिंदु पर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हम लोग का आपतन तल है, और यह जो बिंदु हम लोग का क्या है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु कहा जाता है। समझ में बात आ रही होगी? ये हम लोग का पहला नियम। ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित कोण, एक्चुअली आपतित कोण होता क्या है ये देख लीजिए। देखिए, आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब द्वारा बनाया गया कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसको हम लोग स्मॉल आई से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? स्मॉल आई से दिखाते हैं। ठीक है। तो क्या होता है? आपतित किरण तथा अभिलंब के द्वारा बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। और इसको स्मॉल आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? स्मॉल आर से दिखाते हैं। समझ आ रही बात? दूसरा नियम इसी पर आधारित है। कैसे? कि आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। क्या होता है? आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है। अर्थात हम दूसरा नियम कह सकते हैं आई बराबर होता है, एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। ठीक है। इसको हिंदी में कह सकते हैं कि आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। समझ बात नहीं? यही परावर्तन के दो नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है। अब देखते हैं, जब हम लोग परावर्तन पढ़ ही लिए हैं तो और भी आगे बढ़ते हैं। देखिए, हालांकि हमने आपको बताया है कि परावर्तन किसे कहते हैं, दोहराते हुए थोड़े आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। हम खाली बस खास खास चीज दोहराएंगे, बाकी सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, परावर्तन एक्चुअली दो तरह के होते हैं। अगर हम लोग परावर्तन की बात करें तो परावर्तन जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है। पहला नियमित परावर्तन, और दूसरा अनियमित परावर्तन। ये भी जान लीजिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। ये क्या होता है कि जब किसी तल से प्रकाश किरण
किसी एंगल पर आए फिर किसी दूसरे खास एंगल पर परावर्तित हो जाए, फिर उसी उसी एंगल से अगर तल के किसी दूसरे बिंदु पर आए फिर उसी एंगल से परावर्तित हो जाए, तो ऐसे परावर्तन अर्थात ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। और नियमित परावर्तन समतल तलों पे होता है। जो प्लेन सरफेस होता है उन सरफेस पर नियमित परावर्तन होता है। ठीक है। और नियमित परावर्तन पर ही परावर्तन के नियम लगते हैं। किस पर लगते हैं? नियमित परावर्तन पर ही परावर्तन के नियम लगते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसी का दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। क्या होता है? अनियमित परावर्तन। वो क्या होता है? देखिए कि यदि तल कोई खुरदुरा हो, कुछ ऐसे उबड़ खाबड़ में तल हो, है ना, इस प्रकार से खुरदुरा तल हो, तो इस तल पर अगर कोई आपतित किरण आती है तो आने के बाद वह हो सकता है कि इस बिंदु से इधर परावर्तित हो जाए। अगर इधर से आपतित किरण अगर इस तल पर आती है तो हो सकता है कि इधर परावर्तित हो जाए। अगर इधर से आने वाली प्रकाश किरण इधर से आती है तो हो सकता है कि यह कुछ इस प्रकार से परावर्तित हो जाए, या इधर से आने वाली हो सकता है इससे हो जाए। तो इस तरह के परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? इर्रेगुलर अर्थात अनियमित परावर्तन। और अनियमित परावर्तन पे परावर्तन के नियम लागू नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन परावर्तन दो तरह के होते हैं। हम लोग मान कर चलेंगे कि जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं वह नियमित परावर्तन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नियमित परावर्तन। तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी वस्तु पर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। उस वस्तु क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यह कोई वस्तु है और इस वस्तु से कोई प्रकाश किरणें मान लीजिए इधर से आ रही है, सॉरी इधर से आ रही है, और किसी वस्तु पर पड़ने के पश्चात परावर्तित होकर फिर मान लीजिए ऐसे आकर कहीं पर मिल रही है कुछ इस प्रकार से। ठीक है। तो इस प्रकार से मिल रही है, तो इस मिली हुई बिंदु को ही हम लोग कहते हैं वस्तु का प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। वो किसी भी तरह के हो सकते। क्या होता है? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु क्या कहलाता है? वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है। ये तो कोई बात है नहीं। देखिए एक्चुअली प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। पहला क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब ये क्या होता है? देखिए रियल इमेज। जब कोई वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तविक तौर से मिलती है, वह बिंदु उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई सा भी एक, मान लो कोई दर्पण ले रहे हैं, मान लो ऐसे ही ले लेते हैं। ठीक है। एक कोई वस्तु है, इधर कोई दर्पण लगा देते हैं, यहाँ से कोई प्रकाश किरणें आ रही हो और परावर्तित हो रही हो, फिर से मान लीजिए एक और किरणें आ रही हो, परावर्तित हो रही हो, और यहाँ पर ये मिल रही हो, एकदम मिल रही हो। क्या हो रही हो? मिल रही हो। तो यहाँ पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा, इस प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। समझ बात आ रही है? अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की कुछ खासियत होती है कि इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसी की जगह पर दूसरा होता है, दूसरा नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देखिए क्या होता है, इसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब को कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोला जाता है? वर्चुअल इमेज बोला जाता है। ठीक है। अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए क्या होता है, सुनिए। जैसे क्या होता है कि कभी कभी कोई ऐसा दर्पण या ऐसा लेंस होता है
जिससे प्रकाश किरण ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बिंदु पर जाकर मिल रही है, किसी वस्तु पर जा किसी बिंदु पर क्या हो रही है, जाकर मिल रही, प्रतीत होता है। तो जब प्रतीत होता है तो उस प्रतीत होने वाले बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे जैसे समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में ऐसा फील होता है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे जाकर मिलती है, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और बनता भी है। और इसकी खासियत ये होती है कि इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रही है? उम्मीद है कि आप बात समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है जब समझ रहे हैं। देखिए इसको काल्पनिक को हम लोग आभासी प्रतिबिंब के नाम से भी जाने जाते हैं। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वही देखेंगे मिरर। क्या देखेंगे? मिरर। मिरर क्या होता है कि मिरर एक ऐसा निकाय है, एक ऐसी वस्तु है जिसका एक हिस्सा, एक तरफ का हिस्सा कलई किया गया रहता है और दूसरा तरफ का हिस्सा क्या होता है, परावर्तक बनाया गया होता है। ठीक है, कैसा किया जाता है, परावर्तक क्या बनाया गया होता है। जैसे कि आप लोग के घरों में होगा जिसमें आप डेली चेहरे देखते हैं, चेहरे देख कर आप स्कूल आते हैं, स्कूल जाते हैं, गाँव घूमने जाते हैं। ठीक है, और आप समझ ही रहे हैं दर्पण क्या होता है या फिर मिरर। लेकिन हमको ये खास बात यह जाननी है कि ये दो तरह के होते हैं। किस तरह के होते हैं? ये भी दो तरह के होते हैं। पहला नंबर जिसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण, है ना। प्लेन मिरर क्या कहा जाता है, इसको प्लेन मिरर कहा जाता है। ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है, आप लोग इसको देखे हैं, हमने कहा है अभी ना कि आप जिसको घर से सुबह जगते हैं, बिना नहाए धोए तेल पानी लगा लेते हैं और बार झाड़ने के लिए जिसके सामने खड़े हो जाते हैं, वही हमारा प्लेन मिरर है। वही हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेन मिरर एक तरफ कलई की, पारे की कलई की जाती है और लाल ऑक्साइड लगाया जाता है। ठीक है, और इसको लगाने के बाद क्या होता है कि जैसे कि एक तरफ हिस्सा इसका, एक तरफ का हिस्सा कलर वाइज होता है और दूसरी तरफ परावर्तक होता है और एकदम प्लेन होता है। कैसा होता है? एकदम प्लेन होता है। और जनरली आप देखे होंगे कि इसके एक तरफ क्या होता है कि लाल रंग से ऐसे कलई किया गया होता है, लाल रंग से ऐसे क्या किया जाता है, कलई किया गया होता है। ठीक है, और क्या होता है कि इधर से चलने वाली प्रकाश किरणें, ऐसा लगता है इधर से कोई वस्तु खड़ी रहती है तो ऐसा लगता है कि इधर से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, इधर से किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जो है इस दर्पण पर इधर की तरफ आ रही है। ठीक है, और दूसरा प्रकाश किरणें जो चलने वाली होती है, ऐसा इस वस्तु से ऐसा फील होता है कि इस तरह से आ रही है, आती है और यहाँ से ऐसे परावर्तित हो जाती है। और ये फील होता है कि यह इधर से आ रही है, इधर से क्या हो रही है, आ रही है। ये भी फील होता है, इधर फील का मतलब ये भी आभास होता है कि इधर की तरफ आ मिल रही है। और जहाँ पर मिलती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जहाँ पर मिलती है वहीं पर वस्तु क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। समझ में बात आ रही है? कुछ इस तरह से ये होता है हम लोग का समतल दर्पण। ठीक है, और इसकी खासियत ये होती है कि इसके कुछ गुण हैं कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु को रखते हैं ना, उस दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। यदि इसका सर ऊपर है तो इधर भी बनेगा, तो इसका भी सर ऊपर ही होगा, पैर नीचे होगा। ठीक है, और जितनी दूरी, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक यह एक्स दूरी बन रहा है तो इधर भी यह एक्स दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, देखिए इसकी खासियत एक और होती है कि इसमें आगे अगर वस्तु अपने दाएं भाग को ऊपर करे तो प्रतिबिंब में आपको नजर आएगा कि उसका बायां भाग ऊपर हो रहा है। ठीक है, बायां भाग ऊपर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए साथ साथ में अगर किसी मनुष्य को किसी समतल दर्पण में अगर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसको कम से कम अपनी लंबाई का आधा भाग लेना पड़ेगा। लंबाई के आधे भाग के बराबर दर्पण को लेना होगा, तब अपना स्पष्ट तौर से दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा। पूरा प्रतिबिंब क्या करेगा, देख पाएगा। आप समझ रहे हो? ठीक है ना। चलिए
ये रहा हम लोग दर्पण में ही हम लोग अगला भाग पढ़ेंगे। दर्पण में क्या करेंगे? अगला भाग पढ़ेंगे। अगला भाग में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? देखिए कि यह किसी खोखले पारदर्शी कांच का भाग होता है जिसको एक हिस्से को कलई कर दिया जाता है और दूसरे हिस्से को परावर्तक बना दिया जाता है। जैसे देखिए ये किसी खोखले भाग को अगर यहाँ कहीं से भी काट दिया जाए, किसी भी खोखले भाग को मान लीजिए कहीं से भी काट दिया जाए, इधर से काट दिया जाए, ये कट गया भाग, ठीक है। ये कटा हुआ भाग जो है अगर इसको इधर से कलई कर दिया जाए तो एक भाग को परावर्तक हो जाएगा। अगर मान लीजिए इधर से काट दिया जाए और इसको निकाल दिया जाए तो इसको क्या कर दिया, इधर से कलई कर दिया जाए तो बना निकाय क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। हालांकि आपके सामने दो चित्र हैं, दिख रहे हैं। एक में क्या हुआ है कि उभरा हुआ भाग कलई किया गया है, एक में धसा हुआ भाग कलई किया गया है। ठीक उसी का विपरीत क्या है कि धसा हुआ भाग परावर्तक है और इसमें उभरा हुआ भाग परावर्तक है। अतः इस तरह से गोली दर्पण दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक प्रकार को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है कि वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलई किया गया हो और धसा हुआ भाग क्या हो? परावर्तक हो। उभरा हुआ भाग कलई किया गया हो और धसा हुआ भाग क्या हो? परावर्तक हो। तो उस दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है। ये क्या होता है कि अगर धसा हुआ भाग कलई किया गया हो और उभरा हुआ भाग परावर्तक हो, धसा हुआ भाग कलई किया गया हो, उभरा हुआ भाग क्या हो? परावर्तक हो, तो इस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ ही लिए हैं तो गोलीय दर्पण से कुछ संबंधित परिभाषाओं को देख लेते हैं। समझ आ रही बात? ठीक है। क्या कर लेते हैं? गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता वक्रता केंद्र क्या होता है? ठीक है ना। देखिए सुनिए, वक्रता केंद्र देखिए, हालांकि अगर परिभाषा से देखिए पहले ऐसे देखते हैं। मान लेते हैं कि यह कोई खोखला कांच है जिसको काट कर हमको एक जिसको काट कर हमको क्या करना है? एक दर्पण बनाना है। तो दर्पण मान लीजिए हमने यहाँ से काट दिया और ये दर्पण बन गया, इसको हटा दीजिए। ठीक है। तो यह जो खोखला गो कांच है, इस कांच का कोई केंद्र होगा। तो जो केंद्र इसका होगा वह इस कांच द्वारा बने गए दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा, जिसको हम लोग सी कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है। जो मध्य भाग होता है, बीचों बीच भाग होता है, उसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, पोल कहा जाता है। ठीक है। क्या कहते हैं? ध्रुव या पोल कहते हैं। समझ में बात आ रही है? देखिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी अगर आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है शुरू से। तो हालांकि अब रिवीजन कर रहे हैं तो हम आपको बस याद दिला रहे हैं कि आप कम से कम समय में इसको दोहरा सकें। ठीक है। तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी अगर हो रही होगी तो, और नहीं तो समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं। ये रहा हम लोग का वक्रता केंद्र, यह रहा वक्रता त्रिज्या, यह रहा इसका ध्रुव। ठीक है। अब हम लोग फोकस देखेंगे। क्या देखेंगे? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है कि आपतित किरण दर्पण पर से परावर्तित होकर, आपतित किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जहां पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु उस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। समझ में आता रही है? क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। अब देखिए
अब हम थोड़ा सा दर्पण का द्वारक देख लेते हैं। दर्पण का द्वारक देख लेते हैं, ठीक है। दर्पण का द्वारक क्या होता है? दर्पण का जो परावर्तक तल का व्यास होता है ना, दर्पण का जो परावर्तक तल होता है उसका जो व्यास होता है, उसी व्यास को हम लोग क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। जैसे यह है, यह दर्पण है, ये इसका, सॉरी, अगर इधर से कलई कर दिया जाए तो इसका जो द्वारक है, मान लो यही परावर्तक तल है, तो इसका जो द्वारक है यही इसका क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक कहलाएगा। अगर मान लीजिए अगर आपका इस तरह से है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से भी है तो, है ना। तो इधर से कलई कर दिया जाए तो यह क्या कहलाएगा? इसका द्वारक कहलाएगा। समझ बात आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए एक चीज और जान लेते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? कि दर्पण के देखिए, फोकस दूरी, फोकस दूरी देखो क्या होती है। दर्पण से मुख्य, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, इसको पोल बोला जाता है। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसका, इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? स्मॉल एफ से दिखाते हैं। समझ में आता रही है? ठीक है। और एक होता है फोकस तल। क्या होता है? फोकस, फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? कि मुख्य फोकस पर खींची गई रेखा तल कहलाती है, जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। समांतर नहीं, लंबवत होती है। ये जो है, ये जो रेखा है ना, ये कहलाती है इसका तल। ठीक है, क्या कहलाती है? तल। देखिए हम लोग देखेंगे कि वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। हालांकि हम लोगों ने जब इसको विस्तार में पढ़े होंगे तो इसका डेरिवेशन भी पढ़े होंगे। अब आपको डेरिवेशन नहीं बताएंगे हम, क्योंकि रिवीजन करना है तो हम शॉर्ट में समझ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अगर समझ नहीं आया है डेरिवेशन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, कहिए सर डेरिवेट करा दीजिए, तो हम करा देंगे, ठीक है। नहीं तो आप इसकी किसी किसी भी दर्पण की जो फोकस दूरी और उसकी वक्रता केंद्र में जो संबंध होता है, वह फोकस दूरी जो होती है वक्रता केंद्र की आधी होती है। कितनी होती है? वक्रता केंद्र की आधी होती है। ये बात आप जानते रहिएगा, ठीक है। और आपके थोड़े सवाल आते हैं, और अगर आते भी हैं तो आप रिवाइज करेंगे। पढ़ाया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है, आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बोलेंगे, पूछेंगे, हम आपको अगले वीडियो में आपको इसका डेरिवेट कर कर दिखा देंगे, आपको समझा देंगे। समझ में आ रही बात? ये होता है वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, ठीक है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। देखिए क्या होते हैं, कोई सा भी प्रतिबिंब, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई भी दो दर्पण हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो दोनों के नियम बारी बारी देखेंगे। मान लीजिए कि नियम नंबर पहला, ध्यान समझिए, यह हमारा कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? बोलिए। अवतल दर्पण। और यह हम लोग का कौन सा है? उत्तल दर्पण, ठीक है। और यह हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। यह हमारी क्या है? मुख्य अक्ष, ठीक है। और ये हमारी क्या है? ध्रुव है। और ये क्या है? ध्रुव है। समझ में आ रही बात? अब देखिए, पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा होता है कि मुख्य फोकस से यह परावर्तित हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है? मुख्य फोकस से परावर्तित हो रही है। यह रहा पहला नियम। फिर से एक बार समझिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण
परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से परावर्तित होती है या मुख्य फोकस से परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है, जैसा कि इसमें हो रहा है। ये डॉट डॉट रेखाएं हमको दिखाती हैं कि परावर्तित प्रतीत हो रही है। ठीक है, देखिए दूसरा नियम। क्या नियम? दूसरा, जैसे मान लीजिए कि आपका फिर से वही दो दर्पण बना लेते हैं। एक दर्पण हो गया, यह हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये भी हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नियम ये कहता है कि यदि मुख्य फोकस से आपतित किरण दर्पण से परावर्तित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष क्या होती है? समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से आपतित किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। या मुख्य फोकस से आपतित किरण, मुख्य फोकस से आपतित किरण ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुख्य फोकस को जा रही है, परंतु परावर्तित के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कुछ इस प्रकार से समझ में बात आ रही है? ऐसा लगता है कि ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है, लेकिन दर्पण से पहले ही वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, ये दूसरा नियम है। देखिए तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर यह क्या है, देखिए तीसरा नियम कहता है कि अगर यह फोकस है तो यह हो जाएगी इसकी वक्रता केंद्र। यदि कहता है यह भी अगर इसका मुख्य फोकस है तो यह हो जाएगी इसकी वक्रता केंद्र। कहता है कि मुख्य फोकस से आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, सॉरी, देखिए कहता क्या है, देखिए तीसरा नियम कि वक्रता केंद्र से आपतित किरण परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से लौट जाती है। उसी रास्ते से क्या होती है? लौट जाती है। ठीक है, जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से क्या होती है? लौट जाती है। यह हम लोग का प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है। प्रतिबिंब बनने के क्या है? 3 नियम है। उम्मीद है अवतल दर्पण, अब पढ़ेंगे हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का क्या बनना? ठीक है, देखिए पहला नंबर हम लोग देखते हैं स्थिति कि जब वस्तु अनंत पर हो। कहां पर हो? जब वस्तु अनंत पर हो। पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो। कहां पर हो? अनंत पर। देखिए ये रहा हम लोग का अवतल दर्पण। ठीक है, इधर से कलर कर दिया जाए। ठीक है, यह रहा हम लोग का मुख्य अक्ष, यह रहा ध्रुव, और यह रहा इसका फोकस, और इसको मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र। और यह मान लेते हैं कि वस्तु कहीं इधर कहीं बहुत दूर है। वस्तु क्या है? बहुत दूर इधर कहीं है, बहुत बड़ी है। ठीक है, तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण जो है इतनी बड़ी है कि इससे चलने वाली प्रकाश किरण ऐसा होगा कि मुख्य फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, आपतित होती है। तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है कि यह मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और दूसरी किरण जो होती है दूर होने की वजह से ऐसा लगता है कि वह वक्रता केंद्र से जा रही है और उसी रास्ते
लौट जा रही है, उसी रास्ते क्या हो जा रही है, लौट जा रही है। और यह एक दूसरे को मुख्य फोकस पर काट रही है। तो वस्तु का प्रतिबिंब ही कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर ही बनेगा। अब कैसा बनेगा देखिए, प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। अब उल्टा बनेगा तो वास्तविक वस्तु से छोटा तथा मुख्य फोकस पर बनेगा। मुख्य फोकस तल में बनेगा। किसमें बनेगा, तल में बनेगा। समझ में बात आ रही है। ये पहला रहा कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर। एक बार फिर समझिए, समझा रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो पहले चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाती है, दर्पण पर परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी प्रकाश किरण क्या होती है, अनंत वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण पर पड़ने के पश्चात उसी रास्ते में लौट जाती है। एक दूसरे को जहाँ पर काटती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और काट रही है तो वस्तु हालांकि सीधी खड़ी है तो यहाँ उल्टा बन रही है, वस्तु से छोटा बन रही है, मुख्य फोकस और छोटा का बहुत छोटा बनती है। क्या बनती है, बहुत छोटा बनती है। ठीक है, अगर समझा नहीं बात। हम लोग का क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो तो क्या होती है कि पहले मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तथा दूसरी किरण चलती है वक्रता केंद्र से, दर्पण पर पड़ने के पश्चात उसी रास्ते परावर्तित हो जाती है। जब परावर्तित हो जाती है, एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यह रहा हम लोग का फोकस, यह रहा हम लोग का वक्रता केंद्र। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है, जो प्रतिबिंब होता है वह बनता है उल्टा वास्तविक। उल्टा जब भी बनेगा तो वास्तविक बनेगा। वस्तु से छोटा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। क्या बनेगा, बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, देखिए हमारी तीसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ठीक है, तो वक्रता केंद्र का मतलब कि सी पर स्थित हो तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से परावर्तित हो जाएगी, होते हुए परावर्तित हो जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और एक दूसरे को जहां भी काटेगा वस्तु का प्रतिबिंब वही बनेगा। तो हालांकि जब सी पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब सी पर ही अर्थात वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो लिख देंगे प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब पहले तो बन रहा है उल्टा, फिर उल्टा बनेगा तो वास्तविक, वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और कहाँ पर, सी पर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा। ठीक है, जब वस्तु सी अर्थात फोकस, सी मतलब वक्रता केंद्र, एफ फोकस दूरी के बीच हो, अर्थात फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के जब बीच वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। देखिए, मुख्य अक्ष के चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण क्या होगी, मुख्य फोकस से आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और एक दूसरे को जहां पर मिलेगा वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए प्रतिबिंब बनेगा, पहले तो बन रहा है उल्टा। कैसा बन रहा है, उल्टा। उल्टा बनेगा तो वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। कैसा, वस्तु से बड़ा। कहाँ बन रहा है, अनंत तथा सी के बीच बनेगा। अनंत तथा सी मतलब वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, कुछ इस तरह से।
उम्मीद है कि बात समझ में आ रहा है। पांचवी स्थिति हमारी है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पे हो। मुख्य फोकस पर हो तो पहले क्या होगा कि मतलब एफ पर स्थित हो। तो मुख्य फोकस पर स्थित हो तो वस्तु क्या होगी कि पहले मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ने के पश्चात परावर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। और दूसरी क्या होगी, दूसरी ऐसे जाएगी जो वक्रता केंद्र से ऐसा लगे वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। पहले जाएगा दर्पण पे, दर्पण से होते हुए वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और यह जाकर अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होगी। अनंत पर क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी, ए डैश और बी डैश। तो ऐसा लगेगा कि प्रतिबिंब जो है, क्या प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है, बनेगा उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। ऐसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, यह रहा हम लोग का पांचवी। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा, ध्रुव तथा फोकस के ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा, अर्थात पी और एफ के बीच, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए पहले क्या होगा कि मुख्य अक्ष से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ऊपर चली जाएगी और दूसरी किरण जो है दर्पण में पड़ेगी तो वह वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और जाएगी तो ऐसा फील होगा कि यह कभी भी कहीं पर जाकर इधर मिलेगी नहीं, लेकिन देखने पर ऐसा प्रतीत होगा कि यह पीछे की तरफ, इसकी काल्पनिक रेखाएं खींचने पर पीछे की तरफ जाकर मिल रही है। और जब पीछे की तरफ मिल रही है तो वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, वहीं पर बनेगा। कैसा बनेगा, देख रहे हैं कि प्रतिबिंब बन रहा है सीधा। कैसा बन रहा है, सीधा। और सीधा बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, वर्चुअल बनेगा, काल्पनिक बन रहा है। वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है तथा कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बनेगा। समझ बात आ रही है। यह रही हमारे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां। और ये 6 स्थितियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इसको ध्यान से दोहरा लेंगे, बात समझ नहीं आएगी तो पूछेंगे, बात समझ नहीं आएगी तो पूछेंगे, नहीं पूछेंगे तो समझ लीजिए कि परीक्षा अब ज्यादा दिन है नहीं। ठीक है, और इसका आधा भाग जो है हम लोग इसको कल देखेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तथा गोलीय दर्पणों के फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, इन सब में संबंध वगैरह हम लोग कल देखा जाएगा। ठीक है, इन पे कुछ सवाल भी किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद रखते हैं कि आप कमेंट में कुछ ना कुछ कहेंगे। ठीक है, थैंक यू।